हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके साथ जो लेक्चर डिस्कस करने वाला हूं वो है रिसेंटली जो हमारे साथ नए टैक्स स्लैब जीएसटी स्लैब्स जो आए हैं वो जो कल 22 तारीख से लागू हो चुके हैं उनके बारे में। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा लेट लाया मैं, लेकिन मैं चाहता था कि जिस दिन से लागू हो जाए उसके अगले दिन आपको पूरा डिटेल समझा सकूं और बता सकूं कि क्या होता है जीएसटी स्लैब्स एंड जीएसटी क्या होता है। तो चलिए जानते हैं 56th मीटिंग के बारे में और समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए लाया है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंडिया जीएसटी 2.0 जो कि 56th मीटिंग हुआ था आपका जीएसटी काउंसिल का, उसके बाद हमें जो देखने को मिला द टू स्लैब रेवोल्यूशन। ठीक है, हालांकि इसमें एक सिंगल स्लैब भी है पर फिर भी टू स्लैब रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं। तो क्यों करते हैं जानते हैं। सबसे पहले ये जो मैं फैक्ट्स बताने वाला हूँ ये आपके एग्जाम्स के लिए, खासकर जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, इसके अलावा मेंस एंड इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि टू स्लैब रेवोल्यूशन जो अभी नया आया है वो क्या है। तो आपको पता होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन लाल किले के प्राचीर से एक अनाउंसमेंट की थी कि हम एक नए यूनिफॉर्मिटी के साथ एक नए जीएसटी को लॉन्च करने वाले हैं, बेसिकली नए टैक्स रेवोल्यूशंस लाने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में 17 सितंबर से जीएसटी जो नोटिफिकेशन है जीएसटी का वो आया था और 22 सितंबर से ये लागू हो चुका है। तो बेसिकली जो 56th मीटिंग हुई थी वो हुई थी 3 सितंबर 2025 को, जिसके बाद तो आपके लिए फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो है 3 सितंबर मीटिंग ऑफ 56th काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कौन सी थी? 56। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है कि ये कब से चालू हुआ है, तो 22। ठीक है, 22 सितंबर से ये लागू हो चुका है, मतलब अप्लाई हो चुका है। कुछ चीजें चेंज नहीं हुई, कुछ चीजें पहले से चालू थी, उनको भी हम जान लेते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? 22 सितंबर को, मैंने अभी आपको बता दिया, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है नया स्लैब। अभी जो नया स्लैब है इसमें कुछ चीजें छोड़ दी गई थी, जैसे टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स जो थे वो पहले से जो रेट चले आ रहे थे उनको चेंज उसी रेट्स में चले आ रहे हैं, उनको इसमें नया चेंजेस नहीं मिला। ठीक है, उसको 22 सितंबर से लागू ना करके पहले से लागू कर दिया गया। कुछ और की एजेंडा पॉइंट्स क्या थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्री फिल्ड जीएसटी रिटर्न, मतलब पहले से ही जीएसटी रिटर्न जो है वो पहले से फाइल हो चुके होंगे, फिल हो चुके होंगे। और ऑटोमेटेड जीएसटी रिफंड मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो की हाइलाइट्स थे हमारे 56th मीटिंग के बाद, तो उसमें क्या हुआ? सबसे पहले फोकस किया गया कॉमन मैन पे, इसीलिए जो स्लैब्स थे उनको चेंज कर दिया गया। तो जो पुराने अर्लियर स्लैब्स थे उनसे बदल के अब इंपॉर्टेंट जो स्लैब्स आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 18% स्टैंडर्ड एंड 5% मेरिट वाले। ठीक है, और 40% जो है ना ये डी मेरिट यानी सिम प्रोडक्ट पे लगेंगे। कुछ सिम प्रोडक्ट की गाइडलाइंस सरकार ने जारी की है, उनके बेसिस पे अब उन पे 40% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% लगता था। इन सबको भी हम जानेंगे आगे। अभी हम मीटिंग्स के कुछ की नोटिफिकेशन और की हाइलाइट्स देख रहे हैं। दूसरा बोला गया कि सिंप्लीफिकेशन मेजर्स होंगे, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बना दिया गया है। इसके अलावा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनके थ्रू भी आप स्कीम्स को स्मॉल सप्लायर्स के लिए क्या किया गया है? सिंप्लीफाइड किया गया, मतलब रजिस्ट्रेशन आसान हो चुके हैं। पहले जैसे कॉम्प्लिकेटेड फाइलिंग नहीं होगा जीएसटी रिटर्न्स की। जीएसटी रिटर्न्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मंथली जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग जो प्रोसेस थी वैसे ही चलेगी। इसके अलावा रिफंड और कॉम्प्लायंसेस में बोला गया कि 1 नवंबर
2025 से ये रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए बस इतना ही जरूरी है। इसके अलावा रिकमेंड किया गया है कि जो टोबैको वैल्यूएशन है वो रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पे होगा। ठीक है, रिटेल सेल प्राइस का रिकमेंडेशन किया है टोबैको वैल्यूएशन पे, जो कि पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू पे होता था। ठीक है, इसके अलावा लीगल प्रोसीजर चेंजेस क्या हुए हैं, सेक्शन 15 और 34 को अमेंड किया गया है, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स को ऑपरेशनल किया गया है 25 में। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो आपको जानने थे। अब जानते हैं कि क्या कुछ स्लैब्स नए आए हैं जो आपके एग्जाम्स में मेंशन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, डेली एसेंशियल्स जो होते थे, ठीक है, जो डेली एसेंशियल्स पहले भी होते थे, कई सारे मेडिकल चीजें और डेली एसेंशियल्स, उनको मिल रखा गया था। इसमें और चेंजेस करके हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम्स, ये सब जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं, उनको 18% से घटा के 5% के नए स्लैब में ला दिया गया। बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड जो थे, जो पहले 12% लिए जाते थे, अब वो 5% स्लैब में आ गया। ठीक है, प्री पैकेज नमकीन, भुजिया, ये सभी 5% स्लैब में आ गए। और इसके अलावा आपको देखिएगा सीइंग मशीन, जो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो डेली एसेंशियल्स हैं उनका रेट घट के अब 5% स्लैब में आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो फार्मर्स और एग्रीकल्चर जो रिलेटेड लोग थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया गया है कि कुछ चीजों के स्लैब्स को और रिलैक्स किया गया है। जैसे ट्रैक्टर टायर्स वगैरह जो होता है और उनके पार्ट्स थे जो ट्रैक्टर के, वो जहां पहले 18% होता था अब वो 5% है। वैसे ही स्मॉल ट्रैक्टर्स जो कि 1800 सीसी से कम है, वो 5% के स्लैब में आएंगे। उसके अलावा सिंप्लीफाइड 12 बायो पेस्टिसाइड्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी 5% के स्लैब में रखा गया है। तो कुल मिलाकर आपको देखने को मिलेगा कि जो चीजें आम लोगों के लिए हितकारी होती हैं या जरूरी होती हैं, उन सबको कम स्लैब में रखा गया है। ठीक है, इसीलिए फोकस किया गया ऑन कॉमन मैन। इसके अलावा आपको दिखेगा हेल्थ केयर सेक्टर के जो कुछ चीजें, जैसे इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस आप जो लेते हैं, अब उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया जीएसटी स्लैब से। इसके अलावा बाकी आपको थर्मामीटर या बेसिक जो हेल्थ किट्स होते हैं, टूल्स, उनको भी आपको देखने को मिलेगा कि कम कर दिया गया, 5% के स्लैब में ला दिया गया। इसके अलावा 33 ड्रग्स एंड मेडिसिन जो है सरकार ने रिलीज किया, उनके ऊपर भी जो है आपका जीएसटी वो मिल कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये आपको हम YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे, आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। जो PDF है ये वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा क्लास के बाद। तो ये था आपका हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें मिल एग्जेम्प्ट और 5% स्लैब में आ गया है। फिर उसके अलावा जो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स से, जो कार और CNG कार, LPG, पेट्रोल हाइब्रिड कार्स, ये सब जो है स्मॉल कार्स की बात कर रहा हूँ, स्मॉल ऑटोमोबाइल्स की, वो 28 से अब 18 हो गया है। डीजल और डीजल हाइब्रिड कार जो है 1500 सीसी और 4000 mm से कम वाली, वो 18% स्लैब में आ गई। तो बेसिकली जितने भी स्मॉल स्केल कार्स होती हैं, ठीक है, ये स्मॉल स्केल व्हीकल्स होते हैं, वो सबका स्लैब घट गया है और ये अब 18% के स्लैब में आ गए। यानी आम लोग जो चाहते थे कि उनके पास भी एक कार हो या कोई बाइक्स हो या बेसिकली व्हीकल हो, उनके लिए अब आसान होगा अब बाइक्स या कार खरीदना। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ चीजें हैं उनको मिल कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आप मैप्स, चार्ट या ग्लोब्स खरीदते हैं पढ़ने की चीजों में, तो वो 12% से घट के अब 0% उसका इंटरेस्ट मतलब जीएसटी होगा। पेंसिल्स का भी जीएसटी 0 होगा।
एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक्स का भी नील होगा और इरेजर का भी नील होगा। यानी बेसिकली जो डेली यूजेस या डेली एजुकेशन में यूज होने वाली चीजें हैं उनके जीएसटी को कम किया गया है। तो वापस आपको देखने को मिलेगा क्या कि फोकस किया गया है कॉमन मैन पे, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास लोगों पे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे एयर कंडीशन, टेलीविजन, मॉनिटर्स, डिश वॉशिंग मशीन, ये सब का भी जो स्लैब्स है वो कम करके 18% में आ दिया गया। तो बेसिकली दो स्लैब जो आए हैं वो है 5% एंड 18%। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद सिम गुड्स, उनको 40% स्लैब में जोड़ दिया गया। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे पेपर सेक्टर, ये जो है ना ये सिम गुड्स में आ रहे हैं, इनको हमने क्या किया है बढ़ा दी, क्योंकि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में काम आते हैं पेपर सेक्टर्स। तो इसलिए क्या किया गया है कि इनको जो पुराने स्लैब्स थे उनसे बढ़ा के अब वो 18% स्लैब में आ गए। टेक्सटाइल भी 18% स्लैब में आ गया। इसके अलावा माइनिंग, ठीक है, वो भी 5% से बढ़ के 18% स्लैब में आ गया। टोबैको, ये सिम प्रोडक्ट्स हैं, ये आप जो आ रहे हैं ये सिम गुड्स हैं। बेसिकली लोगों के हेल्थ के साथ खराबी करता है, तो टोबैको, पान मसाला, फिर एरेटेड वाटर्स हो गया या आपका कैफिनेटेड बेवरेजेस हो गया, यानी आप स्टारबक्स की कॉफी आपको महंगी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कोल्ड ड्रिंक्स महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रूट जूस, जो कार्बोनेटेड फ्रूट जूसेस हैं जैसे एप्पी फिज, ये भी आपको महंगा पड़ेगा। तो ये सारे स्लैब्स किसमें आ गए 40% में। तो सिम गुड्स को 14% कर लिया गया, इतना आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है। स्मॉल कार के अलावा जितने और कार्स हैं, हैवी कार्स, या आप बोल सकते हैं कि जो बेसिकली आपके सीडान से प्लस कार्स होती हैं, वो सारी 40% स्लैब में आ गई। यानी लग्जरियस आइटम अब 40% स्लैब में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, सिगरेट, स्मोकिंग पाइप्स, ये सब भी 40% स्लैब में आ गए। रिवॉल्वर, पिस्टल्स, ठीक है, ये सब भी 40%। और इसके अलावा कुछ और जैसे कैसीनो वगैरह है जो कि आईटीसी के अंडर में आता है, तो आईटीसी के साथ साथ 28% से बढ़ के 40% में आ गया। तो इनमें से कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी, जैसे बेसिकली क्या चीजों पर हम बात करें तो सिम प्रोडक्ट आपके 40% जीएसटी होंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सबको दो स्लैब्स में बांट दिया गया, 5% एंड 18%। यानी अब 12% एंड 28% का जो पुराना स्लैब हुआ करता था वो एंड हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक्स जो हमने 56th मीटिंग के बाद देखा। अब जानते हैं जीएसटी क्या होता है। ठीक है, हमने 56th मीटिंग के बारे में तो जान लिया, पर जीएसटी क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। पहले क्या होता था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो सब अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीकों से लेती थी। सेंटर का अलग रेट होता था, प्लस स्टेट्स का अलग होता था। तो क्या किया गया कि पूरा एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस का सबको यूनिफाइड किया गया और गुड्स एंड सर्विस पे एक साथ टैक्स लिया जाने लगा, जो पूरे नेशन के लिए क्या होगा यूनिफाइड होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आप सुनते हैं कि वन नेशन वन टैक्सेशन, वो इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जीएसटी है। ठीक है, तो गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स मतलब वो चीजें जो कि फिजिकली प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, जो आपको फिजिकली दिखाई देती है, जैसे टेबल, चेयर, मोबाइल। ठीक है, उसके अलावा कार, मोटरसाइकिल, हाउसेस, ये सब क्या है गुड्स आते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं, जो टर्सरी सेक्टर से, जहां बेसिकली आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बट आप अपना श्रम दान कर रहे हैं, बेसिकली लेबर कर रहे हैं, या चाहे आप वो अपने बौद्धिकता के थ्रू यानी इंटेलिजेंस के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप अपने वर्क फोर्स के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, इन सब चीजों के थ्रू जब आप कुछ प्रोड्यूस किए बिना कुछ चीजों का हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं सर्विस। ठीक है, गुड्स यानी कुछ प्रोडक्ट जो कि फिजिकली आपको दिखाई देता है। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया रेजिम इंडिया में। ये कब आया था, तो 1 जुलाई 2017 से फोर्स में आया, जो कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा,
बिल जो था ना वो 122 था। देखिए बिल में डिफरेंस होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डिफरेंस होता है। बिल वो चीज होता है जो कि पास नहीं हुआ होता है फाइनली, मतलब एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं हो रहता है। इन चीजों को मैं अपने पॉलिटिकल लेक्चर्स में पूरा डिटेल में बताता हूँ। प्लस जो टैक्सेस हैं वो हम आपके साथ हमारे इकोनॉमी के लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, क्या टैक्स रेजिम है, इन सारी चीजों को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ आप क्लासेस ले सकते हैं और बाकी चीजों को भी और अच्छे से जान सकते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के बारे में समझ रहे हैं। तो बेसिकली जीएसटी क्या है? ये डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव है, प्लस लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया, नाम से ही पता चल रहा है। तो बेसिकली ये बहुत सिग्निफिकेंट टैक्स है जिसने रिप्लेस किया बहुत सारे पुरानी जो इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, चाहे वो किसके द्वारा लेवी किए जाते हैं, सेंटर के द्वारा या फिर स्टेट के द्वारा। तो स्टेट में आप यूटीज भी ले लेंगे जहां पे अपना खुद का वहां पे विधानसभा हो, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जहां जहां है वो सब भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक जीएसटी का मीनिंग कि कब से लागू हुआ। इसके अलावा इसका मेन एम क्या था? तो क्रिएट अ यूनिफाइड टैक्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। यूनिफाइड टैक्स जो डिफरेंट टैक्सेस हर स्टेट लेती थी पहले, उन सबको यूनिफाइड कर दिया गया और डेस्टिनेशन बेस्ड कर दिया गया, ठीक है। जहां से बनता है वो नहीं, जहां बिक रहा है उसके बारे में, उसको मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। जैसे बहुत सारे पुराने जो टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे हम कहते हैं, सर्विस टैक्स, सीएसटी, इन सबको मतलब मर्ज कर दिया गया बेसिकली और यूनिफाई करके जीएसटी बनाया गया, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स जीएसटी के बारे में कि क्या था जीएसटी। अब जानते हैं कि जीएसटी के कितने कंपोनेंट है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है जीएसटी का। हालांकि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि मैंने आपके लिए 3 स्ट्रक्चर रखे हैं, और इसमें एक और स्ट्रक्चर जो स्टेट के साथ आप ऐड कर सकते हैं, यूटी जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। यूटीज के लिए अलग, जीएसटी के लिए अलग, ठीक है, स्टेट के लिए, तो ये दोनों उसी में आ जाएगा। तो बेसिकली जीएसटी, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल लेविड जीएसटी, जो कि सेंटर निर्धारित करता है, स्टेट जीएसटी जो स्टेट निर्धारित करता है, आईजीएसटी वो जीएसटी है जो कि हम देखते हैं जब 2 स्टेट्स के बीच में क्या हो रहा हो, ट्रेड हो रहा हो। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो लेवी अथॉरिटी है वो ये है सेंटर, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली 2 स्टेट्स के बीच में डिफरेंसेस ना क्रिएट हो, इसीलिए सेंटर उसमें डिसाइड करती है कि क्या हम टैक्स स्लैब रखेंगे, क्या टैक्स रेट रखेंगे। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है बेसिकली अप्लाइड होता है इंटर स्टेट पे, बाकी दोनों चीजें इंट्रा स्टेट पे, यानी जहां बना वही बिका। मान लेते हैं रायपुर में कोई चीज बनी, वो रायपुर में बिक गई, या आप बोल सकते दिल्ली में कोई चीज बनी, दिल्ली में ही बिक गई, मुंबई में बनी चीज मुंबई में बिक गई, ये महाराष्ट्र में बनी चीज महाराष्ट्र में बिकी, राजस्थान में बनी हुई चीज राजस्थान में बिकी। तो क्या होगा, बनने के बाद वही बिक रही है, इसीलिए उसी स्टेट में उसके रेवेन्यू को का हिस्सा मिलेगा, ठीक है, उसी स्टेट का रेवेन्यू जनरेट होगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और स्टेट में उसका प्रोडक्शन हो रहा है बट वो बिक किसी और स्टेट में रहा है। उस केस में जो पहले क्या होता था कि डबल टैक्सेशन बेसिकली हो जाता था, और उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने आईजीएसटी लाया है, ठीक है। तो इन तीनों को हम समझ लेते हैं, मैं डिटेल में बता देता हूं बेसिकली क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं सीजीएसटी की, एसजीएसटी की, यूटी भी ले लीजिएगा इसमें जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, और आईजीएसटी, ये दोनों जो कंपोनेंट है ये होता है जब इंट्रा हो, मतलब एक ही स्टेट के अंदर हो। जैसे मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई आइटम बना, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ, तो जो प्रोडक्शन हुआ उसके बाद वो जो बेची गई वही मध्य प्रदेश में ही अगर बेची जा रही है, तो स्टेट क्या करेगा, अपना कुछ परसेंटेज टैक्स रखेगा। तो यूनिफाइड कर दिया गया कि स्टेट और सेंटर जो है
दोनों इक्वल शेयर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 18% स्लैब है तो सेंटर जो होगा वो 9% टैक्स रखेगा प्लस एस स्टेट जो है वो भी 9% रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि 18% सेंटर भी लेगा और 18% स्टेट भी लेगा, ये क्यूमुलेटिव होता है। ठीक है, जैसे अगर 5% स्लैब है, 40% सेम प्रोडक्ट के लिए स्लैब है एंड 18% स्लैब है, तो इन सबको इक्वल डिवाइड कर लिया जाएगा और स्टेट और सेंटर में डिवीजन हो जाएगा। देखिए यानी 2.5% सेंटर लेगी और 2.5 स्टेट लेगी, 9 सेंटर लेगी 9 स्टेट लेगी, 20 सेंटर लेगी 20 स्टेट लेगी। बेसिकली क्योंकि पूरा इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, स्टेट्स भी इंडिया का ही पार्ट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी स्टेट पे भी होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब ये कहाँ पे लगता है IGST? तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और जो आपका बेचना है यानी जो डिलीवरी है वो कहीं और हो रहा है, तो मान लेते हैं कि MP में कोई प्रोडक्ट बना, ठीक है, MP में प्रोडक्ट बना मेड, लेकिन ये जो है ये बिका कहां पे? मान लेते हैं बिहार में, बिहार में सेल हुआ प्रोडक्ट का। तो बेसिकली सेंटर ने तो अपना कट ले लिया, बोल दिया सेंटर ने कि चलो मेरा तो पूरे हर हिस्से में मेरा अधिकार है, तो मैं एक यूनिफॉर्म GST ले लेता हूं। लेकिन अब बारी आती है कि स्टेट का, तो क्योंकि अब स्टेट प्रोड्यूस काम कर रहा है MP, तो क्या होगा कि MP बोलेगा कि भाई मुझे भी तो मिलना चाहिए, और बिहार बोल रहा है कि मेरे यहाँ बिक रहा है तो मैंने भी तो, मुझे भी तो टैक्स मिलना चाहिए। इस केस में दोनों के बीच कंफ्यूजन ना हो, तो जो सेंटर है यानी कि गवर्नमेंट है, सेंटर, ये क्या करेगी? ये बोलेगी MP को कि भाई एक काम करिए, आपने जो बनाया प्रोडक्ट उसका टोटल मान लेते हैं 18% स्लैब में आता है अगर GST, तो आप मुझे पूरा दे दीजिए। ठीक है, अब वो 18% में सेंटर क्या करेगी? 9% खुद का रख लेगी एंड 9% बिहार को दे देगी। ठीक है, तो बिहार को देगी, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड आपको टैक्सेशन देखने को मिला। ठीक है, तो कुल मिला के MP को कुछ नहीं मिला, पर MP को मिला क्या? MP को मिला यहां से जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिला। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहां हो रहा है, लेकिन जब बिक रहा है तो उसका जो पेमेंट है, मनी है, वो यहां मिल रहा है ना। बाकी चीजें भी तो MP को मिलेंगी। तो क्या होता था पहले कि कई सारे स्टेट्स क्या करते थे, अपना टैक्सेशन कम कर देते थे। उस केस में क्या होता था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा था या जो अब बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उसका एक बेटर अपॉर्चुनिटी उन स्टेट्स में दिख रहा था, तो इसलिए वहां पे ज्यादा ही लेवरेजेस मिलने के कारण बहुत ज्यादा फला फूला। इस कारण क्या हो गया कि बाकी जो स्टेट्स थे उनके साथ क्या हुआ कि वो चीजें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था वो कम हो गया, रोजगार कम मिल रहा था, प्लस फैक्ट्रीज कम स्थापित हुई, इस कारण उनको लॉसेज हो रहे थे। पर अब क्या होगा कि क्योंकि यूनिफाइड टैक्सेशन आ गया है, तो अब पूरे इंडिया में कहीं भी आप क्या करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहीं भी करे, तो उसको सेम रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा ना कि कोई एक जगह कन्फाइंड नहीं होगा, हर एक स्टेट का ओवरऑल होलिस्टिक क्या मिलेगा आपको, बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो ये था IGST का रिजल्ट। IGST कहां से आया? तो IGST जो है वो आपको दिखेगा इंटीग्रेटेड GST का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 269A में। ठीक है, आर्टिकल 269A में IGST का मेंशन किया गया। ये चेंजेस हुए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, उम्मीद करता हूं IGST भी आप समझ गए होंगे, स्टेट और सेंटर तो आप समझ गए, यूटी भी समझ गए। स्टेट जैसे ही यूटी होता है, जहां जहां विधानसभा है वहां की विधानसभा तय करेगी कितना % टैक्स लेना। ठीक है, तो ये था पूरा एक तरीका जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि CGST, SGST और IGST क्या है। अब बारी आती है फीचर्स ऑफ GST। तो मैंने आपको बताया कि भाई डेस्टिनेशन बेस्ड है, ठीक है,
इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। अब इसका मतलब ही बता दूं मैं आपको, जो आईटीसी होता है बेसिकली होता क्या है, इनपुट एंड आउटपुट पे वैल्यू करता है, ठीक है। मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर ने इनपुट के टाइम में टैक्स दिया, फॉर एग्जांपल उसने 100 का कोई आइटम खरीदा और उसमें अगर 10% टैक्स, फॉर इंस्टेंस 10% टैक्स, ठीक है, सपोज, तो इस 10% टैक्स के लिए टोटल उसने कितना पे किया, एक्चुअल में एक्चुअल पेमेंट हुआ 110 रुपए। लेकिन अब 110 में बेचेगा तो उसको नुकसान होगा, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना। तो आउटपुट प्रॉफिट जनरेशन के लिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं 120 रुपए का बेचूं, ठीक, यानी 10 बेसिकली दिखेगा 10 रुपए का फायदा। पर यहां पे भी तो उसको कुछ टैक्स देना होगा, तो सपोज यहाँ का भी 10% देना होगा, तो 12 रुपया फिर से 10% टैक्स अगर लगा आउटपुट पे भी, तो 12 रुपए उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको तो लॉस हो गया ना। तो इस केस से बचने के लिए क्या करती है सरकार कि यहां जो आपने टैक्स दे दिया, बेसिकली 10 रुपीज का जो टैक्स दे दिया, वो अब आउटपुट से माइनस करके रिमाइंडर ऑफ द टैक्स आपको पे करना होगा। यानी टोटल टैक्स आपको कितना पे करना पड़ा, ये 12 रुपीज ही पे करना पड़ा, क्योंकि 10 रुपीज आपने यहाँ पे किया और आउटपुट में आपको सिर्फ 2 रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10 रुपीज पहले पे कर लिया है। इसे ही हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्रेडिट हो गया। आपको टोटल कितना 22 रुपए पे नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ 12 रुपए ही टैक्स देना पड़ा। तो ये इसी से दिखता है आपको कि बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है, क्योंकि डेस्टिनेशन पे आपने जो टैक्स दिया एक्चुअल में वही टैक्स आप पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड डेस्टिनेशन टैक्स बेस्ड क्रेडिट मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद बारी आती है यूनिफॉर्म टैक्स रेट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अभी यूनिफॉर्म टैक्स रेट है 5%, 18%, ठीक है, एंड 40% फॉर सिंगुड, ठीक है। पहले 5%, 12%, 18 एंड 28 था, उसे चेंज कर दिया गया। तो 2 टैक्सेशन सिस्टम, मतलब दो स्लैब्स, 5% एंड 18%। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हम करें तो जीएसटीएन एक जीएसटी नेटवर्क बनाया गया है, जिसके थ्रू जो आपका जीएसटी फाइलिंग है, जीएसटी रिटर्न्स, ये सब इजीली आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। तो इजी एक्सेसिबल हो गया है आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने के कारण, ठीक है। ये था आपका फीचर ऑफ जीएसटी। इसके बाद बारी आता है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जो है ये है आर्टिकल 279A में मेंशन, ठीक है। ये देखिए आर्टिकल 279A में मेंशन है अबाउट जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता है, तो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है रिकमेंडेशन देने के लिए जीएसटी पे कि जीएसटी रेट्स कितने होने चाहिए। यानी 56 मीटिंग में ही ये तय किया गया कि जो पुराने टैक्स स्लैब से उनको हटा के चेंज करके अब उसमें 5 एंड 18% का टैक्स स्लैब लाया जाए। उसके अलावा एग्जाम्प्ट किसको किया जाए, तो जैसे हमने देखा हेल्थ सेक्टर में एग्जाम्पशन हुआ, तो वो एग्जाम्पशन करने का पावर भी इसी काउंसिल के पास है, रिकमेंडेशन देने का। एंड पॉलिसी जो बन रही है रिलेटेड टू जीएसटी, उसके ऊपर भी ये जो काउंसिल है यही तय करेगी क्या करना है, ठीक है। और ये इंश्योर करेगी कि भाई जो सेंटर है और स्टेट है इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहा है। तो बेसिकली जो हमारा मोटो है एक कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी बनाने का, वो पूरा हो सके, ठीक है, साझेदारी के साथ। जब सब साथ में काम करेंगे तो बेटर डेमोक्रेसी आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 279 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, ठीक है। बिल बताया मैंने आपको 122 है, याद रखिएगा, दोनों ही गलत नहीं है। अगर बिल पूछे तो 122, और अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, तो 101, ठीक है। फेडरल बॉडी है जिसका टैक्सेशन से रिलेटेड काम होता है। कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो काउंसिल है
जीएसटी काउंसिल, उसमें कौन कौन होता है? तो सबसे पहले तो चेयरमैन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि हमारे अभी फिलहाल जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, वो अभी चेयरपर्सन है। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ टैक्सेशन, वो मेंबर्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होंगे? सारे स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगे जिनका अपना लेजिस्लेचर है, मैंने आपको बताया, और जो यूटीज है जिनका अपना लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, जैसे चंडीगढ़, जैसे लक्षद्वीप, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार, ठीक, वो सब इसमें नहीं आएंगे। पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, और आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली एनसीआर जो यूनियन टेरिटरी है, और लक्षद्वीप सॉरी पुडुचेरी है, एंड साथ ही साथ लास्ट में आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर, वो तीनों यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेशन में आएंगे। उसके अलावा बाकी बचे हुए जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो विदाउट लेजिस्लेशन है, तो उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भी मेंबर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड जितने लोग हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो, वो लोग इसके मेंबर होते हैं। अब जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो किस तरह से काम करती है। तो ये डिसीजन होता है वो वोट के थ्रू होता है, क्योंकि ये जितने मेंबर्स ये वोट करते हैं किसी भी बिल के फेवर में, बिल जो आते सामने। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास 1/3 वेटेज है, और स्टेट के पास 2/3 वेटेज है। मतलब जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास ज्यादा पावर है बनिस्बत आप अगर देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो है वो 3/4 मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट करती है, मतलब एटलीस्ट 3/4 अगर वोट मिलता है तब जाके वो बिल पास होता है एंड वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होता है। और ये इससे क्या होता है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा। जो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी है, वो काम करेगी, ठीक है। तो ये था आपका कंपोजिशन। की फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि भाई जीएसटी के जितने भी रेट्स हैं, स्लैब्स हैं, इन सबको तय कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। इसके अलावा किसको एग्जेम्प्ट करना है, किसको इंक्लूड करना है, वो सब भी यही लोग तय करते हैं, ठीक है। रिकमेंड करते हैं जीएसटी पे थ्रेशोल्ड लिमिट पे भी कितना थ्रेशोल्ड पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे अगर 20 लाख है, 50 लाख है, 30 लाख है, कितना कमाई के बाद जीएसटी के अंदर वो लोग आएंगे, ये तय कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल। और रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर रिलेटेड टू जीएसटी, ठीक है, इसलिए एपीलेट काउंसिल भी है, जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल भी है। मीटिंग्स जो होती है वो रेगुलर मीटिंग्स होती है, एटलीस्ट वंस एवरी 3 मंथ होती है, ठीक, हर 3 महीने में एक बार मीटिंग होती है। अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो है आपका 3 सितंबर 2025 को 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, और इसके थ्रू ही जीएसटी के रेट्स एंड स्लैब्स हम निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जीएसटी रिलेटेड न्यू स्लैब्स एंड अबाउट जीएसटी क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कई लोग जो वीडियो देख के जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे आग्रह है कि प्लीज इस वीडियो के साथ साथ हमारे अदर वीडियोस को भी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।